हेलो बेटा, दिस इज़ डॉक्टर जतिंदर और आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था और आज हम कंटिन्यू करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, तो पहले इसकी मैं फिर से आपको पोजीशन दिखा देता हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहाँ पर देखिए आप बेटे, ये जो सिस्टर्ने है, याद है आपको? मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर देखिएगा। ये सिस्टर्ने है, ठीक है। यहाँ पर ये सिस्टर्ने है और इसके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, दैट यू कैन सी, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो रफ नज़र आती है। अगर मैं इन राइबोसोम्स को रिमूव कर दूंगा और जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल की तरह हो जाएगा, तो वो बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में। ठीक है बेटा, तो पहले आप इसके बारे में जनरल चीज़ें पढ़िए। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने। ये मेनली सिस्टर्ने होता है, इसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स बहुत कम होते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? कि ये जो सिस्टर्ने होते हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर ये इसमें ज़्यादा होता है और ये ट्यूब्यूल्स हैं लाइक दिस, और ये जो वेसिकल्स हैं ये इसमें कम मिलता है। ठीक है बेटा, जबकि हमने देखा था स्मूथ में सिस्टर्ने बहुत कम होते हैं लेकिन ट्यूब्यूल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर येलो जो कलर मैंने कर रखा है स्मूथ में, ठीक है। और इसके अंदर सिस्टर्ने ज़्यादा हैं और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स बहुत कम हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है बेटा। इसके बाद पॉइंट, इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू इट्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस। साइटोप्लाज्मिक सरफेस समझिए आप क्या है। ये देखिए ये सेल है, इस सेल का ये साइटोप्लाज्म है ये सारा, और जो इसकी सरफेस साइटोप्लाज्म की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। इस केस में इसकी दो सरफेस है, एक टुवार्ड्स न्यूक्लियस आप देख सकते हैं और दूसरी है इस साइड साइटोप्लाज्म की तरफ। तो जो इसकी साइटोप्लाज्मिक सरफेस होती है उसी पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटे। इट इज अबंडेंट इन सेल एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जिस तरह हमने देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन था वो था लिपिड सिंथेसिस या स्टीरॉयड सिंथेसिस में, ठीक है ना, मेन फंक्शन। और इसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन, इट इज रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो और राइबोसोम्स जो होता है ना, ये एक मेन साइट होता है हमारी बॉडी में, जो सेल्स होती है या कोई भी सेल्स हो उसमें राइबोसोम्स मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसलिए ये एक मेन साइट होती है राइबोसोम्स जहाँ पर अटैच है इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की। तो हमारी बॉडी की जो जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन ज़रूरत होती है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है। कौन कौन सी वो सेल्स हैं? देखिए, एक है प्लाज्मा सेल्स, दूसरी है गॉबलेट सेल्स, फिर है पैंक्रियाटिक एक्टिनस सेल्स एंड सम लिवर सेल्स, न्यूरॉन, सम सेल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ सेल्स बताई हैं जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस तो हर सेल में होती है बेटे। तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था प्लाज्मा सेल्स क्या है, इनके बारे में आप समझिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी की, ठीक है ना। होता क्या बेटा, आपने पढ़ा होगा हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स हैं हमारी बॉडी की, जो बोन मैरो में बनती है, इम्यून सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट है दो प्रकार के बेटे, एक है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है बेटा, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट जो होता है इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट की वो सेल्स भी होती है जो कि किलर सेल्स होती है, पैथोजन को मार देती हैं। जबकि बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है? बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। आप जानते हैं ना, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो सब कह रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। एक्चुअली में प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, उन्हीं की थेरेपी से रिलेटेड बात हो रही है वो। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या होती है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कोई भी वो चीज़ जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है वो एंटीबॉडी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटीजेंस क्या है? ये कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिपिड हो, चाहे ग्लाइकोलिपिड हो,
कुछ भी हो, ग्लाइकोलिपिड हो या कोई प्रोटीन हो या फिर लिपोप्रोटीन हो, प्रोटीन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दे, जो स्टिमुलेट कर देगा वो एंटीजन होता है बेटा। ठीक है, होता क्या है, हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन जाता है, बैक्टीरिया जाता है या वायरस जाता है ना, तो उसकी जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है कोई, जैसे ये कोरोना वायरस है, इसके जो सरफेस पे यहाँ पर प्रोटीनेशियस या ग्लाइकोप्रोटीनेशियस जो रिसेप्टर्स होंगे, वो जो छोटा सा उसका पार्ट होगा, उस पार्ट को कुछ सेल्स लेके बी लिम्फोसाइट के पास जाती है। ठीक है ना, और ये पार्ट जो होता है ना वायरस के जो ऊपर होता है, या बैक्टीरिया ले लो या कोई और पैथोजन ले लो, फंगल ले लो, उसके ऊपर जो पार्ट होता है वो एक्ट करेगा एज एंटीजन, और उसको लेके जाएगा कहाँ पर, बी लिम्फोसाइट के पास। बी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। कौन जाता है? टी सेल्स भी जाती हैं, और एक डेंड्रेटिक सेल्स होती है, डेंड्रेटिक सेल्स होती है, वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होती है। इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगी, प्रेजेंट करेंगी किसके पास? बी लिम्फोसाइट के पास। ठीक है, और टी सेल्स भी होती है, ये वाली टी सेल्स है ना, इसकी भी कई टाइप है बेटा आगे। टी किलर सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स होती है। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये भी लेके जाती हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स जो होती है इसमें वो लेके जाती हैं, बी लिम्फोसाइट के पास लेके जाएंगी। सपोज कीजिए दिस इज बी लिम्फोसाइट्स, और इसके पास ये एंटीजन लेके गया है यहां पर। ठीक है, अब ये एंटीजन उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो था वो पहुंच गया यहां पे। अब ये जो क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट इसको एनालाइज करेगी, और फिर ये डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें? यहां पे आप समझिएगा, ये डिफरेंशिएट होती है बेटा इसमें, प्लाज्मा सेल्स में। और ये डिफरेंशिएट होकर पहले साइज छोटा होता है, फिर ये बड़ी बन जाती है, और अब ये धीरे धीरे एंटीबॉडी रिलीज करती है, यही एंटीबॉडी। ठीक है, ये रिलीज करेगी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, किसके अगेंस्ट बनी थी? ये बनी थी इस वायरस जो था, इसके जो सरफेस मॉलिक्यूल था कोई, इस पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन थी, उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी होंगी ये धीरे धीरे ब्लड में जाएंगी, और जहां पर भी इसको ये मिलेगा ना, ये एंटीजन, ये कहां पे मिलेगा? किसी वायरस पे मिलेगा, ये उसके साथ ऐसे चिपक जाती हैं, ग्लू हो जाती हैं, और उसको कवर कर देती हैं जहां पर भी मिलेगा, और इस तरीके से ये वायरस को किल कर देती है। इस तरीके से ये चिपक गई और फिर वायरस को कर देती है किल। ठीक है बेटा, तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनिए, कि मैं आपको ये क्यों बता रहा था। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, दीज आर ऑलवेज प्रोटीन्स, ये हमेशा प्रोटीन होती है। 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं बेटा इनमें प्रोटीन्स की। ठीक है, और ये बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल्स। और प्रोटीन फॉर्मेशन किसका मेन का पार्ट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका मतलब जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करेंगे गॉबलेट सेल्स की। ठीक है, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ये जो गॉबलेट सेल्स होती है आपने बहुत सुना भी होगा गॉबलेट सेल्स के बारे में। इनका जो शेप होती है ना, वो ऐसे गॉबलेट की तरह होती है, जैसे अपने गांव में हुक्का पीते हैं ना, उसके ऊपर जो चिलम टाइप होता है वो, इसी बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। इसका मेन फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना, म्यूकस सिक्रीट करना। हमारी बॉडी में चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जो उसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो पाइप्स हैं, चाहे वो विंड पाइप हो, चाहे वो फूड पाइप हो, ट्रैकिया एंड इसोफेगस या फिलोपियन ट्यूब्स हो, इन सब में मिलती है गॉबलेट सेल्स। और इसका मेन काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना। म्यूकस में एक प्रोटीन होती है म्यूसिन। ठीक है बेटा, तो गॉबलेट प्रोटीन लगातार सीक्रेट करती है म्यूकस, जिसकी वजह से उसको प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है। और जो प्रोटीन होती है ना, वो कहां बनेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसीलिए गॉबलेट सेल्स में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है प्रोटीन्स की, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां ज्यादा डेवलप होता है। नेक्स्ट इज पैंक्रियाटिक एक्टिनस। एक्टिनस क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझिए। कोई भी ग्लैंड होती है ना, उस ग्लैंड का अगर ऐसा शेप हो, जो मैं शेप आपको बना के दिखा रहा हूं, इसको एक्टिनी बोलते हैं बेटा। एक्टिनस सिंगल के लिए है, एक्टिनी प्लूरल के लिए है। कई सारी ऐसी ग्लैंड्स जो हो
तो उसके लिए एकिनी आएगा, सिंगल के लिए एकिनस आएगा। ठीक है, ये ऐसे ऊपर चला गया और यहां पर होती है कोई डक्ट। ठीक है, ये सारी सेल्स हैं बेटा, देखिए ये कैसे सेल्स जो है किस तरीके से अरेंज्ड है वो आप देखिए, ये स्ट्रक्चर कैसा है, और ये अपनी सिक्रीशन को इसके अंदर डालती हैं। ठीक है, और फिर ये सिक्रीशन यहां से जाती है और ये डक्ट होती है और इस डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो एक्टिनस स्ट्रक्चर एक तो मिलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट से अपनी सिक्रीशंस पोर करती हैं, डालती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एक्टिनस। ठीक है, अब पैंक्रियाज में ये बहुत ज्यादा होता है ये स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज क्या क्या रिलीज करता है वो आपको पता है ना। पैंक्रियाज बहुत सारे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बनाता है, और वो एंजाइम्स मेनली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेशन में। पैंक्रियाज चाहे अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज करता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ये ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन में जो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन, इससे प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। काइमोट्रिप्सिनोजन या काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है बेटा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी पेप्टाइडेज, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। फिर है न्यूक्लियेजेस, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए आरएनए, उनको डाइजेस्ट करता है। तो ये खूब सारे प्रोटीन जो बनते हैं ना पैंक्रियाज में, वो सारे प्रोटीन्स हैं। इसीलिए पैंक्रियाज के अंदर जो एकिनस है, सिंगल एकिनी, प्लूरल एकिनी, सिंगल एकिनस, ये सब जो है ये प्रोटीन करते हैं बहुत ज़्यादा सीक्रेट। इसी वजह से इनके अंदर भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स का आपने पता होगा, न्यूरॉन्स के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा बेटा। ये न्यूरॉन्स का जैसे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टीलोडेंड्रियंस, सिनेप्टिक नॉब, ये सब होता है इसका एंड पार्ट। इसमें हमेशा याद रखिएगा ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटन या सेल बॉडी। ठीक है बेटा, और ये पार्ट है एक्सोन। जो इंपल्स आती है ना, नर्व इंपल्स जो चलती है वो ऐसे चलती है इधर से इधर। हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ साइटोन में होती है, एक्सोन में कभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती एक न्यूरॉन में। और साइटन जो है वो एक्सोन के लिए भी प्रोटीन बना के भेजता है। एक्सोन के अंदर जो प्रोटीन्स होती है उनका नर्व कंडक्शन में बहुत बड़ा रोल है, इंपल्स चलाने में। ठीक है, तो ये जो साइटन मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला ये काफ़ी जो होता है डेवलप होता है। हालांकि इसमें अलग से निसल्स ग्रैन्यूल्स भी हैं। ठीक है, और उसके बाद सम सेल्स ऑफ स्टमक, जैसे स्टमक में कई सेल्स होती है ना। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना होता है। जैसे स्टमक में पेप्सिनोजन रिलीज होता है जिसकी एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन या रेनिन। तो ये सारे जो हैं ये एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो जो सेल्स इनमें इन्वॉल्व होगी उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, इट इज़ मोर स्टेबल देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज़्यादा स्टेबल है इससे। आप देखिए सिचुएशन क्या है। रफ जो होता है ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से सिस्टर्ने है इसमें और न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है ये। ठीक है ना, जबकि ये जो है ये पेरिफेरल टाइप में मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज मोर स्टेबल देन स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज राइबोसोम्स आर अटैच्ड एट ट्रांसलोकोन। ये देखिए, अब बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। ये सिचुएशन देखो, ये सरफेस है इस साइटोप्लाज्म की तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इस पे ये जो आपको डॉट से दिखाई दे रहे दीज आर एक्चुअली राइबोसोम्स। अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूं ना और इसको एक्सप्लेन करके आपको यहाँ दिखाऊं तो ऐसा दिखाई देगा। अब आप समझिए क्या है। ये है राइबोसोम ये पूरा, और ये जो ग्रीन वाला है ये वही ग्रीन कैविटी है दैट यू कैन सी हेयर। ये ग्रीन कैविटी है। और जो राइबोसोम होता है ना उसकी है 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। ये आपको बड़ी दिखाई देगी, ये छोटी। सो 2 यूनिट है बेटा राइबोसोम्स की, याद रखिएगा। यूकैरियोट्स में मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोट्स की, तो उसमें जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम 60S बोलते हैं।
एस इज फॉर स्वेटबर्ग यूनिट, जो इनकी सेडिमेंटेशन होती है उस पर है ये। जब हम आप राइबोसोम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि जो बड़ी सब यूनिट है वो 60s है और छोटे वाली जो है वो 40s है, ठीक है। और छोटे वाली जो 40s होती है वहां पर आता है अटैच होने mRNA, जो मैसेज लेके आता है डीएनए से। किस चीज का मैसेज होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का। इससे पहले कि हम यहां चले, एक छोटी सी बात समझ लीजिए आप कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है बेटा। यहां पर देखिएगा क्या है। देखिए आपने देखा होगा कि डीएनए के बारे में कहा जाता है ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। मतलब जो माँ बाप से या दादा परदादा से जो हमारे अंदर ट्रेट्स आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, कभी आंखें सेम होती है, कभी हेयर स्ट्रक्चर सेम होता है, हाइट सेम होती है, तो ये जो करेक्टर्स आ रहे हैं ना जेनेटिक मटेरियल, या ये अलग होते हैं, तो ये होता है डीएनए की वजह से। आपने सुना होगा ना हेरिडिटी, ठीक है, या इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डीएनए ऐसा क्या करता है जिससे कि वो ट्रेट पास ऑन होते हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसको हम बाद में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। डीएनए एक्चुअल में एक मैसेज दे देता है आरएनए को, और आरएनए फिर क्या करवा देता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये जो प्रोटीन जो होती है ना, सब इसका कमाल होता है जिससे करैक्टर इनहेरिट होता है। लेकिन वो प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज किसने दिया? डीएनए ने। तो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, जेनेटिक मटेरियल था। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि भैया आपके जो हेयर है वो कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, फादर की तरह होंगे या मदर की तरह होंगे। वो इंफॉर्मेशन डीएनए एमआरएनए को दे देता है, और एमआरएनए फिर वो प्रोटीन बनवा देता है। और उस प्रोटीन की वजह से जो करैक्टर आते हैं ना, जो अभी मैंने आपको बताया, वो करैक्टर्स बाहर शो ऑफ होते हैं प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए ये प्रोटीन बनती कैसे है। प्रोटीन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का नाम होता है ट्रांसलेशन। जानते हो ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि डीएनए ने जो कोडेड ट्रांसक्रिप्ट दी थी एमआरएनए को, इसको उसने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, इसलिए ट्रांसलेशन है। ये मैसेज गया था एक कोडेड लैंग्वेज में, मैसेज जाता है कोड में, और उस कोड को कौन कौन? राइबोसोम जो होता है वो ट्रांसलेट कर देता है और प्रोटीन बना देता है, ठीक है। ये सारा आगे आएगा आगे के चैप्टर्स में बेटा, तो कंफ्यूज मत होना। अभी आप समझिए डीएनए एमआरएनए बनाता है, उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम पे, ठीक है। लेकिन राइबोसोम कहां पे अटैच होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैसे, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज जस्ट कैविटी, ये ग्रीन वाली कैविटी है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर में, ये वही ऑरेंज जिसकी आउटर जो है मेम्ब्रेन है, जिसपे ये स्टडीड है। अब इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो रियल में यहां से एक रास्ता होता है। देखिए आप, मैंने 3 साइट लिखी हैं। ये लार्ज सब यूनिट थी 60s, और ये छोटी सब यूनिट है 40s। ये दोनों मिला के राइबोसोम बनता है, और 40s से ये अटैच है एमआरएनए, जो कोड लेके आया है किसका? प्रोटीन बनने का। और यहाँ पर आप देखिए EPA लिखा है मैंने, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में अमाइनो एसिड आते हैं, और पी साइड पे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं, जिससे क्या बनती है? प्रोटीन, ठीक है। आपने अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे तब देखिएगा प्रोटीन होती कैसे। अभी आप ये समझ लीजिए, अमाइनो एसिड्स आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, खूब सारे अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। और उससे बनती है पॉलीपेप्टाइड, खूब मतलब पॉली मतलब खूब सारा, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन, ठीक है। अगर 50 से कम अमाइनो एसिड होते हैं ना किसी चेन में, 50 से कम, तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। और अगर 50 से ज़्यादा हो तो हम उसको प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है बेटे। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये आप ब्लू कलर में जो देख पा रहे हैं, पी साइड पे अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं आपस में यहाँ पे, और ये चेन बनती जा रही है ऐसे, ठीक है। ये जो चेन है ना एक्चुअल में, ये चेन आप यूं समझिएगा, ये प्रोटीन की चेन है, पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पर खूब सारे अमाइनो एसिड है। कैसे? आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसे है ना, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ऐसे कर लो आप, ये एक चेन है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ऐसे ऐसे खूब सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। मैं ए आप समझ लीजिएगा, डबल ए है ये अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपस में अटैच है अमाइनो एसिड्स, ऐसे ऐसे ये चेन बनी हुई है पूरी, ठीक है।
तो होता क्या, फिर से सुनिए। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिसपे ये राइबोसोम आपको अटैच दिखाई दे रहे हैं, वो ये है ऑरेंज कलर की, और ये है राइबोसोम की बड़ी यूनिट। और ये पी साइट इस पे आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर एक्चुअल में अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और एक लंबी चेन बनती जाती है। और आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे ये अटैच है राइबोसोम इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो है ट्रांसलोकोन। ठीक है बेटा, ये एमआरएनए वो है जो प्रोटीन के लिए क्या लेके आया, मैसेज लेके आया है। अब ये है पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपको दिखाई दे रही है। अब ये देखो कहाँ पे जा रही है बनके, ये जा रही है ल्यूमन में। किसका ल्यूमन है, ग्रीन वाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी कि उसका मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटे, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी आप ये पॉइंट तो समझ गए होंगे, द राइबोसोम्स आर अटैच्ड एट ट्रांसलोकोन। एक और पॉइंट था इसमें, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद मैट्रिक्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद मैट्रिक्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, so the ribosomes are attached as translocon. The perinuclear space is continuous with matrix of rough endoplasmic reticulum. इस पॉइंट का मतलब समझिए आप क्या है बेटा। आप ये डायग्राम देखिए, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप की दो लेयर आपको दिखाई देंगी, एक ये और एक इनसाइड। ठीक है, इनके बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस, इसमें फ्लूइड फील्ड होता है। ठीक है बेटा, ये इंटरनल है जो इसकी न्यूक्लियर एनवेलप की इंटरनल लेयर, और ये इसकी साइटोप्लाज्मिक लेयर है। इसके बीच में जो ये कैविटी सी है जिसमें फ्लूइड है, ये इसके साथ कंटिन्यूअस होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शंस की, वो आप समझिए क्या होते हैं। द सेलुलर प्रोटीन्स विच आर डेस्टाइन्ड टू रिमेन इन द साइटोसोल और टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। दीज आर सिंथेसाइज ऑन द फ्री राइबोसोम्स। बेटा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हो बेटे कि राइबोसोम्स आर स्टडीड ऑन, किस पे स्टड है ये, किस पे फिक्स्ड है ये, इस सरफेस पे। ठीक है बेटा, बट राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं। ठीक है, तो एक जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें फ्री राइबोसोम्स भी मिलते हैं। ठीक है, और फ्री राइबोसोम्स भी क्या करते हैं, ये स्मॉल यूनिट है, ये बड़ी यूनिट, और बीच में एमआरएनए, और यहाँ से प्रोटीन पी साइड पे बनेगी, जो अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो ट्रांसलोकोन पे अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री होते हैं। अच्छा, अब आप समझिए कि जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो भी प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो द सेलुलर प्रोटीन्स विच आर डेस्टाइन्ड टू रिमेन इन द साइटोसोल और टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि वो प्रोटीन्स जो या तो साइटोप्लाज्म में ही यूज होने वाली है सेल के अंदर, या फिर वो प्रोटीन जो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में, या पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, वो सिंथेसाइज होती है फ्री राइबोसोम्स, और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दी जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर रोल नहीं आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई भी, ये याद रखिएगा। तो जो प्रोटीन इनके लिए बन रही है ना, किस केस के लिए, न्यूक्लियस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या पेरोक्सिसोम्स के लिए, या फिर जिसका यूज होने वाला है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल नहीं है, क्योंकि जो राइबोसोम होगा फ्री राइबोसोम जो अटैच नहीं होता है। ठीक है, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पर जैसे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूँ, इसके ऊपर जो अटैच है वो फ्री नहीं है, लेकिन ये वाले फ्री राइबोसोम है, ये जो बना रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपनी रिलीज कर देंगे प्रोटीन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी प्रोटीन बनती हैं, इनिशिएट जब बनती है प्रोटीन फॉर्मेशन, तो सब फ्री राइबोसोम पे ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो जाकर उसके बाद अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ER के साथ, और उसको बना देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कौन कौन से होंगे अटैच वो देखिए। एक्चुअली ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इनिशिएट ऑन फ्री राइबोसोम, पर उसके बाद क्या होगा, जो इसी में यूज होने हैं वो तो फ्री रहेंगे, लेकिन जो प्रोटीन दैट आर गोइंग टू बी यूज फॉर इनकॉर्पोरेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन यूज होनी है, गोल्जी बॉडी में जो यूज होनी है, लाइसोसोम्स में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सिंथेसाइज होती है वो राइबोसोम जो RER के ऊपर है। ठीक है,
तो अभी आप क्या समझे बेटे, ध्यान से समझिए इस स्ट्रक्चर को। इसको फ्री राइबोसोम में सारी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। इसके अंदर जो प्रोटीन्स ज़रूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स को या न्यूक्लियस को, वो तो फ्री राइबोसोम ही रहते हैं। लेकिन वो प्रोटीन जो ज़रूरत है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, लाइसोसोम में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन्स जो राइबोसोम पे बनेगी, वो राइबोसोम जाके फिर अटैच हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है ना। तो मतलब दिस प्रोटीन जो है ना, जो इनमें यूज होने वाली है, वो फ्री राइबोसोम में नहीं होंगी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके अटैच हो जाएगा, उस राइबोसोम में होंगी। समझ में आया। सो द RER इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनी बायोसिंथेटिक पाथवेज। बेटा बायोसिंथेटिक पाथवेज क्या होते हैं आप वो समझिए। देखिए हमारी बॉडी में जब भी कुछ नई चीज, कुछ बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन होती है ना, जैसे कोई प्रोटीन फॉर्मेशन हो, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो, ठीक है ना, या लिपोप्रोटीन हो, तो ऐसे ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं। ये सारी की सारी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक जो नीड्स होती है उसको कवर करती हैं, और ये जो बनती है ना, उसी को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवेज। इसी वेज से बेटा हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो जरूरत की प्रोटीन्स है वो सब बनता है, ग्लाइकोलिपिड सब इसी से बनता है, बायोसिंथेटिक पाथवेज से। ठीक है ना। तो इसमें से ज्यादातर बायोसिंथेटिक पाथवेज जो होते हैं ना, जो कोई भी नई चीज बनानी हो बॉडी के अंदर, वो स्टार्ट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिलेशन एंड फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स आपको पता है, ग्लाइकोसिलेशन क्या है वो समझिए बेटा। मैंने आपको ये यहां पर देखिए, एडिंग ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स बोलो इसको, ड्रेट्स। जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को किसी में ऐड करूंगा ना, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिलेशन। फॉर एग्जांपल एक चीज है ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। इसके अंदर लिपिड में कौन जुड़ा हुआ है, ग्लाइको यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा। तो मैं ये बोल सकता हूं ये लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोसिलेशन इसका मतलब है ऐड कर देना। लिपिड के अंदर ग्लाइकोसिलेशन करके हमने ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दिया है, तो उससे क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। दिस इज ग्लाइकोसिलेशन। ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होती है। बाद में इसका जो रोल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत बड़ा रोल है लिपिड्स, है ना। और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का भी रोल है, वो याद रखिएगा। SCR का रोल भी है इसमें। ठीक है ना। तो फॉस्फोलिपिड आपको बताया था क्यों बनेगी बेटा। ये फॉस्फोलिपिड का काम कहाँ पे है, ये मेम्ब्रेन बनाती है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनती है ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें फॉस्फोलिपिड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ग्लाइकोसिलेशन यानी लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोलिपिड बन गया, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। ठीक है बेटे। तो ये उसकी साइट है, यहाँ पे ये बनते हैं बेटे। ठीक है ना। और इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग दैट इन्वॉल्व्स the folding of polypeptide chains into correct 3-dimensional confrontations। ठीक है बेटा। अब इसका समझिए, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। प्रोटीन बायोमोलिक्यूल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लो कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसमें कई उसकी फॉर्म है, कॉन्फेंट्रेशंस हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शियरी भी होता है, और फिर एक क्वार्टर नरी भी होता है। ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स के। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल एक अमाइनो एसिड की चेन हो गई। सेकेंडरी में ये चेन ऐसे मूव भी हो सकती है, या फिर ये जो है ना, जैसे ये कागज देखिए, ये आपको ये कागज दिख रहा है, ये पेपर बिल्कुल पतला शीट की तरह, ऐसी भी होती है सेकेंडरी में, शीट की तरह। टर्शरी में क्या होता है बेटा, टर्शरी में इसका 3 डायमेंशन वे आ जाता है। 3 डायमेंशन। आप एक जैसे लंबा धागा लो, उसको ऐसे मोड़ तोड़ दो, बिल्कुल लंबे धागे को, वो जो स्ट्रक्चर हुआ ना, जैसे एक लंबा धागा जो था, एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, उसको आपने ऐसे बिल्कुल मोड़ के रख दिया एक साथ, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया है। वैसा स्ट्रक्चर टर्शरी, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं ना, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के होते हैं, 3 डायमेंशन ऐसे ही। और इनको आपस में जोड़े रखना,
जो है वो आसान नहीं होता है। यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं, तब बनता है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये लीनियर स्ट्रक्चर था उसको फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू करेक्ट 3 डायमेंशनल कन्फर्टेशन, जब बनेगा ना एंजाइम भी, वो एक सीधी लाइन के तौर पे ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे सिंपल सा। उसको इस शेप में लाना, फोल्ड करके 3 डायमेंशन में, और एंजाइम का रूप देना, ये काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसीलिए लिखा है करेक्ट 3 डायमेंशनल कन्फर्टेशन में इसको शेप देना, ठीक है ना। इट ऑल्सो कॉजेज द असेंबली ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इनटू मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स का मतलब क्या है बेटा? जैसे एक ही प्रोटीन की कई यूनिट्स हो जाती हैं, ठीक है ना, तो उसकी असेंबली आपस में करना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती हैं। टोटल मिला के बेटा 4 प्रोटीन चेन्स हैं। एचबी में हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वो, ठीक है बेटे, तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स है इसमें। ये सब जुड़ी होती हैं एक पॉइंट पे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे होगा, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, इससे ये तीसरी चेन है और ये चौथी चेन है। 4 चेन होती है और हर एक के पास अपना खुद का एक हिम ग्रुप होता है। हिम ग्रुप आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये एक एचबी का स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें 4 चेन है, इसलिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें इन चारों चेन्स को एक साथ ला के असेंबल करना, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, ठीक है बेटा। ये होता है हिम ग्रुप, ठीक है। और 1 2 3 4, इसीलिए एक हिम ग्रुप एक ऑक्सीजन को पकड़ेगा और 4 किसको, कितने ऑक्सीजन को लेंगे, फिर 4 को लेंगे, इसीलिए एक एचबी जो होता है 4 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है मॉलिक्यूल्स का, इसी वजह से, ठीक है। सो इसको असेंबल करता है ना, डिफरेंट यूनिट्स को, सब यूनिट्स को प्रोटीन की, वो असेंबली जो होती है ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स, वो भी यहीं होती है। इट इज द साइट ऑफ मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस मैंने क्यों कहा था? क्योंकि आपने अभी देखा था कि एक तो इसमें प्रोटीन बनेगी, अब आप लास्ट की वीडियोस देखिएगा, उसमें इंटीग्रल प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है पेरिफेरल। तो ये सब टाइप की प्रोटीन्स जो होती है, या फिर फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था इसी में, ठीक है ना। इसमें आपको मैंने बताया था कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है, ये देखिए फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हाँ, इसमें लिपिड्स है तो इसलिए इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल है इसमें, ठीक है। तो वो बन रहा है और प्रोटीन्स बन रही है, तो इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी बायोसिंथेसिस का भी यही साइट है, ठीक है बेटा। प्रोटीन्स एंड एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स एंटर द आर्यर बाय इंटरसेलुलर यूज एंड फॉर इंटरसेलुलर यूज एंड सिक्रीशंस, ठीक है। जो राइबोसोम्स में प्रोटीन या एंजाइम बनाता है, देखिए ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, एक एक्सेप्शन को छोड़ के जो है आरएनए राइबोजाइम, बाकी एंजाइम्स प्रोटीन ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करता है। यहाँ पर देखिएगा, आप फिर से आता हूँ, ये प्रोटीन चेन बन गई, ये इस ग्रीन यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी एक सिचुएशन आती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कहां पे आती है वो सिचुएशन, समझिएगा। ये नेक्स्ट करेंगे हम गोल्जी बॉडी। ये देखिए, ये मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रखा है, ये प्रोटीन बनी यहाँ पे, और प्रोटीन जो है ये गोल्जी बॉडी के पास भेज देगा, और गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उस प्रोटीन को प्रोसेसिंग करके पैक करके, और अगर बाहर जरूरत होगी तो बॉडी के बाहर भेज देगा, ये देखिए सेल के बाहर, या फिर अंदर ही यूज कर लेता है, ठीक है। अब यही चीज मैं यहां पे समझा रहा था कि होता क्या है, इसमें प्रोटीन्स एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स एंटर द आर्यर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर इंटरसेलुलर यूज एंड सिक्रीशन। देखिए इसने सिक्रीट किया, उसको किसको दे दिया, गोल्जी बॉडी को, वेसिकल्स के थ्रू। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी कैसे काम करता है, तब इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, इंटरसेलुलर का मतलब सेल के इनसाइड प्रोटीन यूज होने वाली है वो, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको वहीं पे साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, ठीक है। RER provides precursor for the formation of lysosomes by Golgi apparatus. लाइसोसोम्स आप जानते हैं ना, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं बेटे। ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो भी हाइड्रोलाइटिक यानी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये वो एंजाइम्स है बेटा लाइसोसोम में जो डाइजेशन कर देंगे किसी का भी, क्योंकि लाइसोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स, कौन से, लाइटिक यानी ब्रेक डाउन करने वाले,
वो भी किसकी वजह से, वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसलिए इनको बोलते हैं हाइड्रोलेजिस। ठीक है, तो जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम करेंगे गोल्जी बॉडी।